नहीं देखिए, जो सेबी एक माई बाप बन के जो आ रहा है ना कि भाई हम माई बाप हैं तो हम लोगों को बचाने आ रहे हैं, तो वो चीज वो जो बोला जा रहा है वो गलत। ऑब्वियस जनरल ट्रांजिशन जो होता है इन चीज़ों में, जो छोटा बायर है आज की तारीख में, वो उस बायर बनने के लिए बड़ा कैपिटल तो लेके आएगा नहीं, तो वो कुछ और चीज़ें करेगा। वो स्टॉक ऑप्शंस में जाएगा, या वो पेनी स्टॉक्स में जाएगा, या स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाएगा, या वो बाहर जाएगा यहाँ स्टॉक मार्केट से, डब्बा वब्बा क्रिप्टो फॉरेक्स ये सब करेगा। तो बड़े प्लेयर्स समझदार हैं। जब आपको ये लगना शुरू हो जाता है, कैपिटल आप तब इन्हांस करते हो बेसिकली जब आपको लगना शुरू हो जाता है कि मेरे में अब वो डिसिप्लिन आ रहा है, मेरे में अब वो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्केट को लेकर, मुझे अपने सेटअप्स क्लियरली नजर आ रहे हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आई नो कि ये एक माइंडसेट गेम है, और इस तरीके से किसी बिजनेस को प्रेजेंट किया जाता है सोशल मीडिया पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपका माइंडसेट कैसे क्रिएट करता है। यहाँ पे मिसकंसेप्शन, बायर्स को वो कभी खत्म नहीं करेंगे। एक्चुअली क्या था, जो आज से कुछ साल पहले तक ना जो सेलिंग थी ना, ये बिग प्लेयर्स की गेम थी। F&O में अगर आपको ट्रेड करना है, इसका फैसला कौन करेगा? मतलब आपके मम्मी पापा, आपके स्कूल कॉलेज में आपके टीचर या लेक्चरर, आपके ऑफिस में आपके बॉस, लाइव ट्रेडिंग करवाने वाला इन्फ्लुएंसर, या आप खुद। इनमें से कोई एक आंसर सही हो सकता है, इसका आउटकम चाहे जैसा भी हो, लेकिन आंसर इसमें से कोई एक होगा। लेकिन ऐसा आपको लगता है, एक्चुअल में कौन F&O ट्रेडिंग कर सकता है, इसका फैसला कोई और ही ले रहा है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस फॉर मिडिल क्लास। कितने कैपिटल के साथ कितने समय के लिए ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह के स्ट्राइक प्राइस पे पैसा लगाना चाहिए, इन सब सवालों के जवाब के साथ आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको F&O में ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो में सेबी के F&O कंसल्टेशन पेपर के बारे में अलग अलग ट्रेडर्स का क्या कहना है, इसके ऊपर अच्छी बातें क्या हैं, ठीक ठाक बातें क्या हैं, खराब बातें क्या हैं, क्या चीज़ें इंप्रूव की जा सकती थी, इनके बारे में हमने अलग अलग ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स, फ्यूचर ट्रेडर से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि उनको ये सर्कुलर के 7 अलग अलग पॉइंट किस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। इस वीडियो में उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी सोच जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस कंसल्टेशन पेपर में बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप कितने मार्जिन के साथ आएंगे, 3 से 4 गुना मार्जिन बढ़ जाएगा, ऐसा रूल है। स्ट्राइक प्राइस अलग अलग हो जाएंगी, उसका रेशनलाइजेशन करने की कोशिश की गई है। एक्सपायरीज कितनी होंगी, इसके बारे में डिसाइड किया गया है। इसके अलावा 3-4 पॉइंट और भी हैं जो कि ऑप्शन बायर्स को अलग तरीके से हिट करते हैं, ऑप्शन सेलर्स को अलग तरीके से। सबसे पहले हमने बात की ऑप्शन बायर्स से, जिसमें विवेक और रौनक बताते हैं जो कि काफ़ी समय से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, कैसे उनका सेटअप, उनका माइंडसेट या उनका कैपिटल किस तरह से इम्पैक्ट होगा इस तरह की ट्रेडिंग से, और एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी के साथ किस तरह के ट्रेडर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। लेट्स सी व्हाट दे हैड टू से। सो सेबी का जो सर्कुलर है उसने 6-7 पॉइंट बोले हैं कि दे आर सेइंग कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मार्केट स्टेबिलिटी एंड सस्टेन्ड कैपिटल फॉर्मेशन, 3 चीज़ें हैं। मतलब कि इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में थोड़ी सी स्पाइक्स आ जाते हैं, बहुत सारी वॉल्यूम एकदम से आ जाती है, स्पेशली एक्सपायरी डे या एक्सपायरी डे के लास्ट आवर में, तो उसमें मार्केट स्टेबिलिटी का इशू आ जाता है, बड़ा कैंडल बन जाता है। एंड सस्टेन्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब लगातार समय के साथ एक इन्वेस्टर के लिए पैसा बनता रहे, जो कि नहीं बन रहा। उनके हिसाब से 50,000 करोड़ रुपया एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टर्स ने खोया है। सो दिस इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस, क्योंकि हमें नहीं पता कि पिछले कितने सालों से कितने इन्वेस्टर्स ने कितने सारे सेगमेंट्स में या कितने तरह की इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड स्टॉक मार्केट में कितना पैसा खोया है, उसका स्टैट नहीं है। दिस नो पर्सपेक्टिव टू दिस, दिस ओनली वन नंबर वी आर लुकिंग एट। वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा नंबर है, लेकिन ये नंबर, अब चांद तो बहुत बड़ा है लेकिन सूरज के आगे तो कुछ नहीं। अब सूरज तो बहुत बड़ा है, लेकिन सूरज के बड़े बड़े जैसे तारे और भी पड़े हैं और गैलेक्सीज में। सो वी डोंट नो द लेंथ ऑफ इट। सबसे पहले गाइज, एज एन ऑप्शन बायर, अगर आपके नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस कम हो रहे हैं, स्पेसिफिकली ओनली अबाउट रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस, उसको लेके डायरेक्टली एज एन ऑप्शन बायर, विवेक मैं पहले तुमसे पूछना चाहूँगा, एज एन ऑप्शन बायर तुम पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? जैसे सपोज कुछ पहले अप्रॉक्सीमेटली 70 स्ट्राइक प्राइस ओपन रहते थे, अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ द मनी और इन द मनी मिला के अगर बोला जाए तो अभी वो 50 रहने वाले हैं, कुछ उसमें कम हो जाएंगे। तो उससे यही होता है कि जैसे बहुत सारे लोग, ये बेसिकली किया इसलिए गया है कि बहुत सारे लोग जीरो टू हीरो जो लगा देते हैं एक्सपायरीज के दिन कि बहुत दूर के प्रीमियम कुछ 1 रुपये 2 रुपये ऐसे मिल जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए, वो वॉल्यूम क्लियर करने के लिए एक्चुअली ये स्टेप लिया गया है कि ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस अगर कम रहेंगे, अगर नियर रहेंगे, तो वो
इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एज एन ऑप्शन बायर आप देखेंगे कि जब भी एक्सपायरी के पास आता है प्रीमियम, तो टाइम डिके काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उसके वजह से जो प्रीमियम्स है आप देखेंगे कि जब एक्सपायरी के सेकंड हाफ में जाएंगे तो 400-500 पॉइंट जो दूर है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, वो भी बहुत कम ही बचते हैं, 2 रुपये 4 रुपये ऐसे बचते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि जीरो टू हीरो का जो हटाने का अप्रोच है उनका, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस रूल से। लेकिन हाँ, कुछ प्रीमियम कम हो जाएंगे। हो सकता है कि जो मार्जिन बेनिफिट के लिए दूर के प्रीमियम सेलर्स ले लेते थे, उसमें उनको इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे अगर हो सकता है दूर के वो 1-2 रुपये में प्रीमियम वो ले लेते थे मार्जिन बेनिफिट के लिए, तो हो सकता है अभी वो ज़्यादा पे करे उस चीज़ के लिए। जो 70 या 35 ऊपर 35 नीचे स्ट्राइक्स का लॉजिक था, उसमें बहुत डीप आउट ऑफ द मनी वाला जो स्ट्राइक था, उसमें जो प्रीमियम था वो बहुत ही मिनिस्क्यूल होता होएगा। अब नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस कम हो जाएंगे तो जो लास्ट का आज इस मॉडल में, इस स्ट्रक्चर में जो डीप ओटीएम होगा, उसका प्रीमियम रिलेटिवली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वन दैट वी हैव राइट नाउ। इससे बायर को तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, सेलर को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि वो मार्जिन के लिए जो यूज़ करते हैं उसमें उनको इम्पैक्ट पड़ जाएगा, और बायर्स के लिए जो जीरो टू हीरो या फिर ऐसे कोई दूर के प्रीमियम्स लेते थे तो उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, उनके लिए वो चीज़ महंगी हो जाएगी फॉर दैट मैटर, महंगी हो जाएगी। अच्छा रौनक, डायरेक्टली तुम्हारी ट्रेडिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर्टिकुलर रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस? सर 95% ऑफ द टाइम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे सर ने बोला कि मैं एट द मनी स्ट्राइक्स ट्रेड करता हूँ, लेकिन इट इज जस्ट कि जब ब्लैक स्वान इवेंट आता है, ओके, तो मेरा रूल है कि मैं मेरी जो भी पोजीशन है उसके 20% के ऊपर एक्सपोजर नहीं लेता हूँ। तो समझो मेरे पास 1 लाख रुपए है ट्रेड करने के लिए, तो मैं 20,000 के ऊपर के स्ट्राइक्स, मतलब 20,000 का मैक्स प्रीमियम में पे करता हूँ पर लॉट पे। तो जब भी ऐसे टाइप की इवेंट होंगे, ऑब्वियसली 4% से दूर ही जाएगा वो जो भी रहेगा, मतलब मार्केट। तो वो टाइम पे कैसे होगा कि जो ग्रीक्स का कैलकुलेशन है वो चेंज होगा और वो 5% ऑफ द टाइम इम्पैक्ट कर जाएगा, नॉट वर्क और लेस। इट इज जस्ट कि आई विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ क्लैरिटी कि लाइक व्हाट द डेल्टा विल बी। हाँ, डेल्टा क्या है मुझे नहीं पता चलेगा। देखिए, सी व्हाट आई एम रीडिंग फ्रॉम द वे दे आर स्पीकिंग इज 4% तक दे विल कीप द कंसिस्टेंट गैप बिटवीन 2 स्ट्राइक्स। ओके, उसके बाद दे विल चेंज द गैप्स बिटवीन 2 स्ट्राइक। अगर वो इस तरह से बोल रहे हैं, मैं ये करेक्ट रीड कर रहा हूँ, तो सर मुझे सिर्फ इतना नहीं पता कि ये डेल्टा किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। बेसिकली मेरे पास क्लैरिटी नहीं है। कैलेंडर स्प्रेड का कुछ यू वांट टू ऐड ऑन कि कैलेंडर स्प्रेड का जो रिमूवल है इन टर्म्स ऑफ के जो मार्जिन बेनिफिट देते थे वो नहीं मिलेगा अब? विवेक, यू वांट टू ऐड? जैसे कैलेंडर स्प्रेड में सर हम आगे के एक्सपायरीज को कुछ हेज करने के लिए यूज करते हैं, उसमें मार्जिन बेनिफिट कुछ मिलता है सेलर्स को, और वो चीज़ अगर हम रोक देंगे तो ये है कि थोड़ा मार्जिन बेनिफिट के लिए जो दूर आगे के प्रीमियम्स या फिर नेक्स्ट एक्सपायरीज के प्रीमियम जो यूज होते थे, उसको बस रोकने का ज़रूरत है। मतलब उसको कोशिश किया जा रहा है कि वो मार्जिन रिक्वायर्ड जो बेनिफिट ले रहे हैं सेलर, उसको रोका जाए। बेसिकली इस रूल में आप सारे रूल्स में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पैसा बढ़ाने की बात की गई है कि कैपिटल आपको कैसे भी इन्हेंस करना पड़ेगा, चाहे वो कैलेंडर स्प्रेड पे बात आ जाती है या फिर अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन पे बात आ जाती है या फिर अदर भी जो स्ट्राइक प्राइस लिमिटेड रखने की बात है। आई थिंक द प्रपोजल इज कि जो एक्सपायरी का डे है उस दिन आप कैलेंडर स्प्रेड का पोजीशन का फायदा नहीं उठा सकते, पर एक्सपायरी डे पे ट्रेड करने वाले नंबर बड़ा थोड़ा वियर्ड है, बिकॉज दैट्स अ टेबल नंबर 1। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो नोशनल प्रीमियम टर्नओवर ने लिखा, वो नोशनल टर्नओवर है कि सेंसेक्स में 96% ऑफ ट्रेडर्स एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड करते हैं। ये जब से नए रूल आए हैं तब से ये सब होने लगा। बैंकेक्स में 97%, निफ्टी में 64, बैंक निफ्टी में 62। हालांकि ये भी बहुत बड़े नंबर हैं, लेकिन 96-97 और वर्स्ट कहूँ या क्या कहूँ, अपॉर्चुनिस्टिक कहूँ, गैम्बलिंग, प्रॉपर गैम्बलिंग के एक्सपायरी दिन के लास्ट के आधे घंटे में जो सेंसेक्स है 27% वॉल्यूम तब आता है, और पूरे कॉन्ट्रैक्ट थीटा डीके की वजह से सर, जो भी थीटा डीके हमें जो प्रीमियम के जो एक्सपायरी के दिन मिलते हैं वो काफ़ी हैविली मिल जाते हैं बाकी दिन के कंपैरिजन में। तो सब कोई प्रीफर करता है, जो भी सेलिंग करता है, कि वो एक्सपायरी दिन ही ट्रेड करे, क्योंकि उनको अच्छा प्रीमियम कलेक्शन मिल जाता है उसके वजह से, थीटा डीके की वजह से। अगला पॉइंट वही है कि अभी एक्सपायरी 2 रह जाएंगी, तो उससे हाउ विल इट इम्पैक्ट यू? क्या सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी रूल से पड़ने वाला है इन योर केस? ऑप्शन बाइंग में सर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी में पड़ने वाला है, क्योंकि जिसके पास कैपिटल है हो सकता है लॉट साइज से ज़्यादा वो इफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर हम ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो लॉट साइज इंक्रीज़ करने से उतना इम्पैक्ट ना पड़े। लॉट साइज इंक्रीज़ करने से इम्पैक्ट छोटे कैपिटल वालों को पड़ेगा, जो 1-2 लॉट से सीख रहे थे ट्रेडिंग, उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो मेन इम्पैक्ट पड़ेगा अगर एक एक्सपायरी हो जाता है, तो ये होगा कि हमारे फिर से सारे जो
जो थ्योरीज हैं या फिर स्ट्रेटजीज हैं उसको फिर से हमें रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट में फिर सारे चीज़ जैसे रौनक ने बताया कि जो ग्रीक्स हैं उसके वजह से प्रीमियम पे वो इफेक्ट पड़ता है, तो हो सकता है कि हमें सारा अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़े जो भी हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। ओह गॉड, लाइक इट्स लाइक अ रीस्टार्ट। यस, और ऐसा हो सकता है कि शुरू के दिनों में तो थोड़े एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ सकते हैं सेटअप के साथ कि यार, डेफिनेटली और उसमें लॉस हो सकता है, तो ये तो लॉस मेकिंग आइडिया है इनिशियली। और सर कैसा है, बहुत लोगों ने, देखिए अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सी एज पर द डेटा मोस्ट ऑफ द पीपल आर लूजिंग मनी, इट कैन बी अ बायर और अ सेलर, लेकिन सर कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स भी है जिन्होंने एल्गोस वगैरह बनाए हैं जो इंट्राडे सेलिंग करते हैं, दे आर प्रॉफिटेबली रनिंग इट, देयर मे बी सर्टेन सिनेरियोस, तो सर उनको भी तो इम्पैक्ट कर जाएगा, क्योंकि दिस इज लाइक जस्ट एक दिन आते हैं बोलते हैं फिर हम लोग थर्सडे रखेंगे, फिर आते हैं फ्राइडे रखेंगे, फिर हर रोज 5 दिन रखेंगे, ऐसा बार बार करोगे तो सर कैसा, जो सामने ट्रेडर है, कैन बी अ बायर और सेलर और एनीवन, उसको अपनी स्ट्रेटजीज वापस बैक टेस्ट करके चेक करके देखिए, अगर मैं सिर्फ बायर भी हूँ, मैंने जैसे बोला 5% इम्पैक्ट करता है, स्टिल इट इज इम्पैक्टिंग एंड स्टिल आई हैव टू डू द रिसर्च अगेन। और सर किसी ने अगर समझो ऑप्शन सेलिंग पे ही स्ट्रेटजी बनाई है और उसने वीकली 5 डेज एक्सपायरी है और उसके हिसाब से बनाई रहेगी, तो सर उसको भी तो बहुत मतलब तकलीफ हो जाएगी। जो विवेक ने बात बोली कि सीखना महंगा हो जाएगा अब, या सीखना बंद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि छोटा ट्रेडर जो 1 लॉट से ट्रेडिंग कर रहा था अब वो नहीं करेगा, जो 5,000 लगा रहा था वो 20,000 थोड़ी लगाएगा मार्केट में अपनी 1 लॉट को ट्रेड सीखने के लिए ऑप्शन बाइंग में, तो दैट इज़ अ कंसर्न। तो वो एक इतना वेलकम मूव नहीं है छोटे ट्रेडर के लिए, बड़े को तो फ़र्क पड़ने वाला है ही नहीं, तो एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट उसके लिए तो ज़ीरो है बड़े ट्रेडर के लिए, और छोटे ट्रेडर के लिए नेगेटिव है। रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स मतलब कि एक ही दिन मिलेगा एक्सपायरी के लिए, लॉन्ग टर्म में सोच के बताओ कि इट्स ए गुड मूव और ए बैड मूव, कि अगर हम 2-3 अगर हम 1 साल के बाद बात करते हैं कि 1 साल बाद ये रूल चल रहे हैं, कोई चेंज नहीं आया, वुड यू फाइंड योर सेल्फ मोर सेन कि यार चलो एक है अच्छा है, मैं एक पे फोकस कर रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, सारा लिक्विडिटी, सारा वॉल्यूम, सारे बड़े ट्रेडर्स का वॉल्यूम उसी में ही आ रहा है, सारे बड़े ट्रेडर्स का लॉन्ग टर्म में यस सर, मतलब कैसे इट विल बी, आई थिंक इन माय ओपिनियन इट विल बी अ गुड मूव, बिकॉज जो मैनिपुलेशंस हो रहे हैं डेली एक्सपायरी की वजह से, हो सकता है वो मिनिमाइज हो जाए, और वॉल्यूम एक अगर इंडेक्स में ज़्यादा रहेगा तो वो जो मैनिपुलेशन होते हैं या फिर जो स्पाइक्स लगते हैं तो वो डेफिनेटली वो सेलर्स के लिए भी हार्मफुल होता है, बायर्स के लिए भी हार्मफुल होता है, तो वो शायद कम हो जाए वॉल्यूम की वजह से। सेबी को ये प्रतिज्ञा देनी चाहिए कि हम सोच समझ के ये सब कुछ कर रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट हमने चेक कर लिया है और हम कम से कम 3 साल तक के लिए इसको दोबारा टच नहीं करेंगे, हम कुछ और काम करेंगे। इट शुड नॉट बी लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड की ये कर लेते हैं फिर कुछ दिन बाद ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही है। और फिर ऑप्शन बायर से बात करने के बाद ऐसा क्लियर हो गया कि एक शुरुआती ऑप्शन बाइंग ट्रेडर को किस तरह से इम्पैक्ट होने वाला है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में जाएंगे जहां पे ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, वहां पे किस तरह से इम्पैक्ट हुआ उस तरह के ट्रेडर को। ये हमने बात की पुनीत और विकास के साथ, और उन्होंने बताया कि ऑप्शन सेलर जो कि रिलेटिवली ज़्यादा कैपिटल से ट्रेडिंग करता तो है, लेकिन रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क के साथ ट्रेडिंग भी करता है, ऐसे रूल्स जब बार बार आते हैं, बार बार चेंज होते हैं, उनको किस तरह से हैम्पर करते हैं, उनके सेटअप को किस तरह से हिलाते हैं। लेट्स सी और हियर व्हाट दे हैड टू से। सबसे पहला जब कंसल्टेशन पेपर पढ़ा तो देख के क्या लगा कि ये 2 चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी और ये 2 चीज़ें ठीक की। जो ठीक है ना सर, इसमें ये जो डेली एक्सपायरी वाला ना, इस पे लगाम लगाना जरूरी, क्योंकि इसने ना लाइफ बहुत ही ज्यादा मिसरेबल हेल बना दी थी, एक ऑप्शन सेलर की भी, और बायर का भी क्या था कि बायर भी ना इसमें एक गैम्बलिंग ज्यादा करने लग गए थे। ये जो आपने बोला ना एंड वाले 1-2 आवर्स में वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो बायर्स है ना वो अपना लक आजमाने आ जाता है कि 1-2 रुपए वाला ऑप्शन बाय किया और वो मल्टीफोल्ड हो गया, 100-200 हो गया। तो ये चीज़ तो ज़रूरी थी। जब मैं पुराने टाइम की बात करूँ ना, तो जब सिर्फ बैंक निफ्टी मैं एक्सपायरी होती थी, तब ये मार्केट का इतना शोर शराबा नहीं था, बड़ा आराम से चलता था सारा काम। ये हुआ ही सारा पंगा ये डेली एक्सपायरी आने की, ये तो बंद होना ज़रूरी। इस पे काउंटर देता हूँ मैं। डेली एक्सपायरी में लास्ट आवर में जो ट्रेडिंग कर रहा है उसका एक तो एक्सपायरी हटा देना, एक्सपायरी तो अभी भी है ना, बैंक निफ्टी और निफ्टी, बैंक निफ्टी रहेगा और क्या कहते हैं इधर से मोस्ट लाइकली सेंसेक्स रहेगा, लेट्स से कोई ना कोई एक इंडेक्स रहेगा दोनों की तरफ से। अब उसका जो लास्ट आवर का ट्रेडिंग है उसमें अगर हम वॉल्यूम या एंट्री बैरियर बढ़ा देते हैं, 4 गुना मार्जिन कर दिया है, ये कह रहे हैं कि जो छोटा कैपिटल वाला ट्रेडर है वो लास्ट में आके ट्रेडिंग करता है और वो नुकसान करता है, उसकी वजह से वो हल्ला होता है। क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो भी रही है? मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा ना, वो
गेम शिफ्ट हो जाएगी बड़े प्लेयर्स के पाले में सर। नहीं, बड़े ऐसी- प्लेयर समझदार हैं। विकास भाई, व्हाट डू यू थिंक? एक्सपायरी डेली हटाने से सो आई एग्री इट्स ए गुड थिंग, बट उसका जो बैक कॉन्टेक्ट सेट किया जा रहा है वो आई डोंट एग्री विथ। नहीं देखिए, जो सेबी एक माई बाप बन के जो आ रहा है ना कि भाई हम माई बाप हैं तो हम लोगों को बचाने आ रहे हैं, तो वो चीज़ वो जो बोला जा रहा है वो गलत है। लेकिन ये जो स्टेप है कि जो वीकली एक्सपायरी है, अब निफ्टी की एनएससी के पास 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, जैसा अपना मिड कैप हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी और अपना फिन निफ्टी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीइंग अ यूट्यूबर लाइव स्ट्रीमर, तो अब अपने को ये पता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं, कोई भी सेलर ये बात नहीं करेगा कि नहीं सर अपना यार 5 रुपए का खरीद के 50 पे बेच। तो ये जो चीज़ें शुरू हुई हैं, ये जो डेली एक्सपायरीज हैं उसके बाद वीकली एक्सपायरीज हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो उसकी वजह से शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रेडर के बेनिफिट की बात है कि भाई अगर जो हर हफ्ते में 5 दिन जो एक्सपायरीज आ रही हैं उसको हटाएंगे, एक एनएससी के पास रह जाएगा इंडेक्स और एक रह जाएगा अपना बीएससी के पास। बीएससी मोस्ट प्रोबेबल सेंसेक्स को रखने वाला है और एनएससी जहां तक है निफ्टी को रखेगा। बाकी हो सकता है कि बैंक निफ्टी को भी रख ले, बिकॉज बैंक निफ्टी में भी रिसेंटली बहुत वॉल्यूम जंप हुआ है। तो ये चीज है सही, बट जिस तरीके से इसको दिखाया जा रहा है कि नहीं यार लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, इसकी वजह से हटाया जा रहा है। बिकॉज इसकी वजह जो ये डेली एक्सपायरीज है इसकी वजह से स्पाइक्स लगनी स्टार्ट हुई हैं, और ये जो ऑप्शन सेलर है उसको ज्यादा पता है कि स्पाइक्स कितनी ज्यादा हर्टिंग है एट प्रेजेंट। तो ये डेली एक्सपायरीज की वजह से हो रहा है, वीकली एक्सपायरीज की वजह से। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा देना, जब देखा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज 3 से 4 गुना होने वाला है, फिर 5 से 6 गुना भी होने वाला है गाइस 6 महीने के बाद। ओके, नहीं, फीलिंग तो अच्छी नहीं आई, बिकॉज उसके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज अगर बढ़ाएंगे तो साथ में पर लॉट जो है, पर लॉट आपको जितना अमाउंट पे करना है वो भी बढ़ने वाला है। और साथ में ये क्या कह रहे हैं कि हेजिंग के लिए भी जो मार्जिन बेनिफिट्स जो लेते थे हम लोग, जैसा सपोज हमारे पास हम 15 लाख 20 लाख वट एवर द इनका अमाउंट इज, उससे जो ट्रेड करते थे थोड़ी सी पोजीशन बड़ी बना लेते थे बीइंग अ सेलर। तो अब वो मार्जिन बेनिफिट्स वाला भी सीन खत्म हो जाएगा, बिकॉज 4% से परे जैसे ही मार्केट जाएगी तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। डोंट यू थिंक विकास भाई कि जब एक ही एक्सपायरी रहने वाली है एक इंडेक्स की, तो लिक्विडिटी इतना बड़ा प्रॉब्लम शायद ना हो, और नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस भी कम हो रहे हैं। अभी 70 हैं एग्जाम्पल, 35 ऊपर 35 नीचे, ये 50 हो जाने वाले हैं। हाँ, लेकिन इस एंगल से एक ऑप्शन सेलर जो डीप ओटीएम में ऑप्शन सेलिंग करता है उसका नुकसान होगा? इतना ज़्यादा कुछ नुकसान है। रीज़न बीइंग के जैसा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ेगी, लॉट साइज बढ़ेगा, और वहीं पर जो प्रीमियम जो है ऑप्शन के प्रीमियम्स है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके ही मिलने वाले हैं। तो अगर ओटीएम पे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये है कि आप सपोज 1 लाख रुपए में आप 2 लॉट कर दिया, आपने 3 लॉट कर दिए मार्जिन बेनिफिट्स लेके, और आपको 20 रुपए मिल रहे हैं, उसके अगेंस्ट 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो अब वो एक तो मार्जिन बेनिफिट का पंगा रहेगा, ऊपर से हेजिंग के लिए आपको महंगा अगेंस्ट द जो आपकी डायरेक्शनल जो आप उठा रहे हो उसके अगेंस्ट जो आप दूसरा ट्रेड उठाओगे, हेज के लिए जो उठाओगे वो महंगा मिलेगा। तो नेट ऑन नेट आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में बताओ ये वाला। सपोज ओटीएम कॉल सेल किया, तो अब उसके अगेंस्ट हम एक फार ओटीएम कॉल बाय कर लिया, तो उसमें अब होता क्या है कि कहीं ना कहीं अब 25 रुपए का ओटीएम कॉल सेल किया है और कहीं ना कहीं 1 रुपए का हमने ओटीएम कॉल बाय कर लिया, सो दैट कि हमें मार्जिन बेनिफिट मिल जाए। जो छोटा बायर है, पुनीत दिस इज फॉर यू, छोटा बायर जो है वो खत्म हो जाएगा अगर, और एक अच्छी खासी वॉल्यूम वाला सेगमेंट है वो, मास मार्केट है वो, तो ऑप्शन सेलर को उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर उसी से तो कमा रहा था। सर जो छोटा बायर है ना, जिसको चस्का है ना मार्केट का, वो इंडेक्स से हटके ना वो स्टॉक ऑप्शंस में शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो इस चीज़ का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाला, वहाँ तो उल्टा लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब इंडाइसिस पे इसका एक्चुअली क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद ही देखने में एक्सपीरियंस हो सकता है ना। बाकी ये गेम थोड़ी अब ट्रेडर्स के बीच में ही रह जाएगी, जो बड़े ट्रेडर्स हैं
कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। रिटेल को तो अगर सेबी निकाल ही रहा है बीच में से, तो जो अच्छे एस्टेब्लिश्ड ट्रेडर्स हैं बस अब उनके बीच में गेम रह जाएगी। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, जो मेरी थिंकिंग है ना, ये बायर्स को हटाने के लिए नहीं है, ये जो सेलर्स है ना, जो रिटेल सेलर्स है उनको हटाने के लिए। ये जो आया कंसल्टेशन पेपर, इससे बायर्स को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ सेलर्स को पड़ने वाला। सेलर्स भी वो जिनकी 5 या 10 लाख 20 लाख कैपिटल होती है, जो 2-4 लॉट से करते हैं, वो बाहर होंगे या तो वो बायर्स बन जाएंगे। मेरे ख्याल से ये कैटेगरी बायर्स की बड़ी हो जाएगी, जो इवन वैसे बोलेंगे नहीं, आई डोंट थिंक बायर्स बनने की कोशिश करेंगे। बायर्स खत्म नहीं होंगे, बायर्स बढ़ेंगे, और इसका फायदा होगा बिग प्लेयर्स को जो सेलिंग करते हैं। ऑब्वियस जनरल ट्रांजिशन जो होता है इन चीज़ों में, जो छोटा बायर है आज की तारीख में, वो बायर बनने के लिए बड़ा कैपिटल तो लेके आएगा नहीं, तो वो कुछ और चीज़ें करेगा। वो स्टॉक ऑप्शंस में जाएगा, या वो पेनी स्टॉक्स में जाएगा, या स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाएगा, या वो बाहर जाएगा या स्टॉक मार्केट से डब्बा वब्बा क्रिप्टो फॉरेक्स ये सब करेगा। अच्छा, क्या अच्छी चीज़ लगी, एक एक पॉइंट मेरे को बताओ। और जो डेली एक्सपायरीज हो रही हैं, ये पूरे हफ्ते में 5-6 दिन जो एक्सपायरीज है ये ख़त्म जो हुई है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो स्पाइक्स हैं, ये स्पाइक्स थोड़ी सी कंट्रोल में आएंगी। मतलब एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट आई फील के बिकॉज जिस टाइम से अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ये स्पाइक्स वगैरह बहुत रेयर इंसिडेंट्स होते थे, फ्री ट्रेड्स होते थे। अभी तो हर रोज हर दूसरे दिन फ्री ट्रेड हो रहा है ना। एक बार फ्री ट्रेड हुआ था जब पहली बार जब फ्री ट्रेड हुआ था तो वो न्यूज़ हेडलाइन बन गया था कि यार फ्री ट्रेड हो गया, ट्विटर भर गया था। अभी तो ट्विटर पे मजाक बन चुका है कि इंजेक्शन चुभ गया। तो जब हम एक्चुअल ट्रेडर से इस तरह से बात करते हैं ना, तो पता लगता है कि यार दिनचर्या में जैसे वो ट्रेडर काम करता है, ऐसा रेगुलेशन आता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पे उसको कैसे इम्पैक्ट करता है। और दिस रिप्रेजेंट्स अ कम्युनिटी इन अ सेंस। जो ऑप्शन सेलर्स हैं, किस तरह से डायरेक्टली उनको फर्क पड़ने वाला है। तो एक होता है रूल बनाना, मतलब बताना कि यार ये कर लो, लेकिन जो करने वाले एग्जीक्यूशनर्स हैं वो किस तरह से उसको लेते हैं, क्या उनसे पूछा जाता है इन फैसलों को लेने से पहले, ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन एनीवे, मूविंग ऑन, वी हैड अ डिस्कशन विद फ्यूचर्स ट्रेडर एज वेल। हालांकि वो इंडेक्स में कम, स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, हालांकि कुछ कैपिटल इंडेक्स में भी लगाते हैं। उनसे जानने की कोशिश की। शुभम जो कि इंदौर से आते हैं, उन्होंने इस सर्कुलर को जब पढ़ा तो उनको क्या समझ में आया और उन्होंने किस तरह से लिया और रियल टाइम पे उनके दिमाग में क्या क्या चला, वो सब खुद ही बता रहे हैं। लेट्स सी व्हाट ही हैड टू से। शुभम, यू डू फ्यूचर्स ट्रेडिंग राइट? एंड फ्यूचर ट्रेडिंग करते हुए कितना टाइम हो गया? लगभग 3 साल। अच्छा, तो 3 साल से फ्यूचर्स कर रहे हैं। नाउ यू हैव रेड कि ये जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया है दैट इम्पैक्ट्स बोथ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स, एंड सिंस यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली ऑन अ फुल टाइम बेसिस, तो जब पहली बार ये कंसल्टेशन पेपर पढ़ा तो व्हाट थिंग्स यू फेल्ट दैट हिट यू पॉजिटिवली, नेगेटिवली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जो लगा के दैट्स गोना कि किस तरह से वो इम्पैक्ट करने वाली हैं योर ट्रेडिंग स्टाइल? मोटा मोटी जो मुझे लगता है 3 मेन पॉइंट्स हैं जो ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर और फ्यूचर ट्रेडर को भी हिट कर रहे हैं। इसमें एक पॉइंट अगर आप नोट करेंगे तो ये जो पेपर है ये इंडेक्स के लिए, मतलब स्टॉक ऑप्शंस जो है और स्टॉक फ्यूचर जो है उसका इससे कोई रिलेवेंस नहीं है। तो जो लोग स्टॉक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो इससे थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं कि कोई इम्पैक्ट हम पे नहीं आ रहा है करंटली। बट मेजॉरिटी सेगमेंट ऐसा है जो इंडेक्स में ट्रेड करता है, उनको ये बहुत अच्छा से हिट करने वाला है। पॉजिटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जो मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगा पॉजिटिव पॉइंट, जो सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को ये कहा है कि ये जो वीकली की अपने एक्सपायरिंग चला रखी है हर इंडेक्स को लेकर, निफ्टी को लेकर, मिड कैप को लेकर, बैंक निफ्टी को लेकर, ये बंद कर दीजिए। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है, क्योंकि मुझे भी ये लगता था कि हर बार ये एक्सपायरी से एक माइंडसेट गैम्बलिंग वाला बन जाता है कि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ये सब भी करते हैं कि हीरो जीरो स्ट्रैटेजी, लास्ट 30 मिनट स्ट्रैटेजी वगैरह वगैरह। सो ये एक चीज़ बंद होनी चाहिए जो गैम्बलिंग माइंडसेट इसको लेके आती है। तो विच आई पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट विच आई फील इट्स गुड। बट साइमल्टेनियसली अगर आप इनके जो एक अपफ्रंट मार्जिन का रोल देखते हैं जो ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए लेके आए, जिनको ये कह रहे हैं हम फेजेस में चेंज करेंगे कि फर्स्ट 6 मंथ्स में उसको 15-20 लाख ले जाएंगे, फिर 20 to 30 लाख ले जाएंगे। मुझे लगता है ये एक पॉइंट बहुत हार्श हो जाएगा रिटेलर्स के लिए, क्योंकि आप समझिए कि आप एक एंट्री बैरियर इतना बड़ा उसके लिए ला रहे हैं इस बिजनेस में, जिस बिजनेस में बहुत छोटे अमाउंट से भी ट्रेडिंग हो सकती है। अगर आपको रिटेलर को प्रोटेक्ट करना ही है तो आप बिजनेस में रहकर ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जो उसको एक प्रोटेक्शन उसको फील हो।
रैदर देन आप उसको ये कह दीजिए कि हम इतने हार्श रूल बना देंगे कि हम आप एंट्री ही नहीं देंगे आपको। सो आई डोंट फील दिस इज गुड थिंग। व्हेन यू स्टार्टेड शुभम, तो कितने कैपिटल से शुरू किया था? इन ऑप्शन फ्यूचर्स, यस। आई स्टार्टेड विथ 1,75,000 व्हिच आई डिड 1 लाख। एंड आज कितने कैपिटल पे हो? 40 lakhs अराउंड, 40 लाख, 40 to 45 lakhs if you consider equity also। ठीक है। अब जो आज की तारीख में किसी ने इसी कैपिटल के साथ शुरू करना है, आज शुभम अगर एंटर करना चाहता इन रूल्स के साथ तो नहीं कर सकता था। बिल्कुल नहीं कर सकता। तो शुभम ने जस्ट टू कंप्लीट माय पॉइंट, शुभम ने 3 साल लगाए। पहले 1-2 साल में शायद उतना प्रॉफिट नहीं आया, इनफैक्ट शायद लॉस पे था। सेकंड में ब्रेक इवन हुआ, थर्ड में प्रॉफिटेबल हुआ और कैपिटल भी 30 to 40 टाइम्स कर दिया है। ये जर्नी वो छोटा ट्रेडर जो फ्यूचर ट्रेडर आज की तारीख में कैपिटल के छोटे कैपिटल से आ सकता था, वो नहीं आ पाएगा। हाँ बिल्कुल। देखो इसमें एक चीज़ ये भी है कि मैं वही माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि जो जनरली इस तरीके से माइंडसेट लेके चल रहा था कि ट्रेडिंग में आप कैपिटल तब नहीं बढ़ाते हो जब आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। क्योंकि देखो 2-3 महीने 4 महीने आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ट्रेडिंग में इज नथिंग वेरी बिग। बहुत सारे ट्रेडर्स है 2-3-4 महीने प्रॉफिटेबल होते हैं, 5वें महीने वो इतना लॉस कर देते हैं कि वो डेंट कैपिटल पे भी आना शुरू हो जाता है। आप तब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हो जब आपको ये लगना शुरू हो जाता है, कैपिटल आप तब इनहांस करते हो बेसिकली जब आपको लगना शुरू हो जाता है कि मेरे में अब वो डिसिप्लिन आ रहा है, मेरे में अब वो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्केट को लेकर, मुझे अपने सेटअप्स क्लियरली नजर आ रहे हैं कि जब मैं मोमेंटम को चेज करना बंद कर दे रहा हूँ हर एक मार्केट के कि ये कैंडल भी पकड़नी है, वो कैंडल भी पकड़नी है, तब आप कैपिटल बढ़ाते हो। अब बंदा जब उस प्रोसेस में है और वो जस्ट सोच ही रहा होता है कि यार बॉस अब मैं इसको एज अ प्रोफेशनल करियर देखूंगा, आपने तभी उस पर टेंट लगा दिया, आपने तभी उसको कह दिया कि नहीं अब 5 लाख रुपए तो शुरुआत होगी नहीं, अब हम अपफ्रंट मार्जिन बढ़ा रहे हैं, अब आप लाइए 15-20 लाख रुपए। एंड द पॉइंट हियर इज कि 15-20 लाख रुपए लाने के बाद भी जो 5 लाख पे कमा रहा था वो तभी वो भी वही उसी अमाउंट पे कमाएगा, वो ज़्यादा नहीं जाएगा। तो उसके लिए तो यार इट इज़ वेरी नेगेटिव पॉइंट। आपने एक चीज़ इसमें और नोट करी होगी, कैलेंडर स्प्रेड से रिलेटेड भी एक पॉइंट आया है कि वीकली एक्सपायरी पे जो आप एक हैच कर लेते थे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ का, अब आप वो नहीं कर पाएंगे। अब इसमें देखिए आप वीकली एक्सपायरी को खत्म कर रहे हो तो ऑप्शन सेलर को भी एक डेंट है। अब मान लीजिए जो बंदा 1.5-2 साल से फिन निफ्टी ये सब ट्रेड कर रहा है, वो 1.5 साल से फिन निफ्टी ही ट्रेड कर रहा है, अपनी स्पेशलिटी फिन निफ्टी में बना रहा है, और कल को अगर एनएससी जाके कह देंगे फिन निफ्टी की एक्सपायरी बंद है, तो वो ऑप्शन सेलर क्या करेगा? अब उसको वापस से ना, और ये सर ईजी नहीं होता है सेगमेंट टू सेगमेंट जंप करना। मैं पर्सनली एज अ ट्रेडर कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी एक सेगमेंट में हूँ ना, इट इज़ नॉट ईजी टू जंप टू अनदर सेगमेंट। एंड वन मोर थिंग, आपने थोड़े दिन पहले जस्ट कुछ आई थिंक 8-9 महीने पहले लॉट साइज इंक्रीज किए थे। अब आप कह रहे हो कि हम लॉट साइज को यहाँ पर डिक्रीज किए थे, लॉट साइज डिक्रीज किए थे। अब आप कह रहे हो कि हम 7-8 महीने बाद लॉट साइज को इंक्रीज कर देंगे प्लस अपवर्ड मार्जिन बढ़ा देंगे। आप अपने ही डिसीजन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। तो पहले एक्सपायरी लाई गई थी, अब हटाई जा रही है, वो भी तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। आप मतलब ऐसे 8 महीने में इतना कि आपको वॉल्यूम दिख गया मार्केट में कि आपने सोचा यार बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गया। कह रहे अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए वेयर पीपल फील सेफ कि नहीं यार हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, सेफ ही है वहाँ पर। या बेहतर की जा सकती थी, जो अभी के 7 पॉइंट हैं उसमें कुछ बेहतर किया जा सकता था। एनीथिंग दैट कुड हैव बीन बेटर। मुझे ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं लगता है सर। मुझे जो एक जैसे देखिए मैंने बात की अवेयरनेस की ट्रेडर से रिलेटेड, तो मुझे पर्सनली लगता है कि जो सोशल मीडिया पे लाइव ट्रेडिंग का स्कैम चल रहा है मुझे पर्सनली लगता है कि क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आई नो कि ये एक माइंडसेट गेम है, और इस तरीके से किसी बिजनेस को प्रेजेंट किया जाता है सोशल मीडिया पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपका माइंडसेट कैसे क्रिएट करता है। करेक्ट। तो सेबी अगर इस चीज़ को एड्रेस करती कि ये जो आप जो लाइव ट्रेडिंग करते हो इससे रिलेटेड कोई लॉ, या तो फिर सेबी इस तरीके से करे कि जो भी लोग लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं देयर हैज टू बी एन एग्जाम, देयर हैज टू बी सर्टेन वे, अ रेगुलेटेड वे, जो अगर इसको पास आउट करेगा वही अलाउड है लाइव ट्रेड करने के लिए मार्केट पे। ये जो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठे रहते हैं उनके रिलेटेड, सो देयर विल बी अ गुड चंक ऑफ पीपल जो ऑलरेडी नॉलेजेबल है वो मार्केट में आ रहे हैं। आई कैन सी जो मैंने देखे वो ब्लंटली आके कॉल्स वॉल्स देते हैं एंड पीपल आर ब्लंटली बाइंग, ये प्रमोट करता है गैम्बलिंग माइंडसेट। करेक्ट। तो मुझे लगता है सेबी इस चीज़ के बारे में कोई सर्कुलर लाए तो वो ज़्यादा बेटर है, और इन्वेस्टर को अगर अवेयर करवाए कि देखो बॉस दिस इज नॉट द वे हाउ दिस बिजनेस वर्क, क्योंकि हम हर एक चीज़ सेबी पे नहीं छोड़ सकते। ये इट इज़ अ 2 वे। अगर आप चाहते हो कि सेबी आपके लिए बेटर करे तो आपको भी बेटर बनना पड़ेगा, आपको भी उन चीज़ से अवेयर होना पड़ेगा कि बॉस ये भैया क्या 15-16 साल के बच्चे नहीं हो जिसको हर चीज़ हम हैं 15 साल के बच्चे भी हैं उनमें से कुछ, लेकिन
बड़े लोगों को भी समझ होनी चाहिए इन चीज़ों की। हाँ, को हर चीज़ थाली में परोस के नहीं मिलेगी। इफ़ यू आर गेटिंग इनटू इट, यू आर फीलिंग के ये बिजनेस है, मेरे को अच्छा रिटर्न चाहिए, तो इसको रिलेटेड अगर सेबी कुछ करे तो आई थिंक इट्स गुड, कि एक शेप होगा लोगों का माइंडसेट, वो बेटर रहेगा। फेयर इनफ। थैंक यू सो मच शुभम। फ्रॉम अ फ्यूचर ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं जनरली जो इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स वाले इतने नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस एंड आई होप कि कोई ना कोई देखे इन चीज़ों को कि रियल ट्रेडर्स जो बोल रहे हैं उनके जहन में क्या है और उनको किस तरह से ये आपके रूल इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इन लोगों से बात करने के बाद एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि वन कंसर्न इज़ के ये रूल आने, मतलब बार बार कोई कभी टैक्सेस की बात आ जाती है या कभी इन तरह के रेगुलेशंस की बात आती है, लेकिन ये बार बार जब होता है, दिस कीप्स ऑन हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स, तो इट शिफ्ट्स द फोकस ऑफ ए ट्रेडर। मतलब एक ट्रेडर का दिमाग बार बार उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है कि वो करे तो क्या करे, और कर लिया अगर तो कितने समय तक करेगा, क्योंकि आगे चल के फिर से कोई रेगुलेशन आ जाएगा जिसके कारण उसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, आप कौन से तरह के ट्रेडर के साथ रिलेट कर पाए और क्या बात को आपको जची, और एक्चुअल में आपका इस सर्कुलर को लेके क्या लेना देना है इन टर्म्स ऑफ योर फीडबैक, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, कंसल्टेशन पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, उसमें भी चेक कर लीजिएगा, क्लिक करके जाइए और बताइए सेबी को कि आपका एक्चुअल फीडबैक क्या है। जैसा भी है, जो भी आपको लगता है इन चीज़ों के बियॉन्ड अगर आप सोचते हैं, आपका सोच बिल्कुल अलग है, गो एट वट एवर यू वांट टू राइट, बट मेक श्योर यू डू दैट बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फीडबैक पहुंचाना जरूरी है। अभी के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।